हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मृणाली शर्मा क्लासेस। और आज हम हमारे क्लास 11th का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जो कि यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी से है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपकी क्लास 11th की ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आप जैसे आगे 12th के बाद में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, जैसे नीट, एम्स, AFMC या फिर MSc करने के बाद में आप प्रोफेसरशिप के लिए कॉलेज में जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक एग्ज़ाम देनी रहती है, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 11th में इसका बहुत ज़्यादा बेसिक है और कई सारे बच्चों को इसी बेसिक में कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ इस चैप्टर को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। और ये भी है कि BSc में जो बच्चे हैं, बॉटनी में जितने भी स्टूडेंट्स बॉटनी के हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, अब जैसे हम खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत लगती है। अब मान लीजिए कि हमने खाना खा लिया, अब हम कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे ब्रेन को उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब ब्रेन तक उस एनर्जी को लाने के लिए कुछ ना कुछ तो एक हमको ट्रांसपोर्ट चाहिए, कुछ ना कुछ तो एक ज़रिया चाहिए जिसके थ्रू वो एनर्जी ब्रेन तक जा सके, ठीक है। तो हमारे अंदर वो ज़रिया क्या है? ब्लड, द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ब्लड, हमारा जो खून है, वो ऑक्सीजन और एनर्जी और अदर हार्मोन्स जो है, इन सब का ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सिमिलरली प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेट्स होते हैं, फोटोसिंथेट्स से यहाँ पर हमारा क्या मतलब है? वो खाना जो प्लांट बना रहे हैं, वो एनर्जी जो प्लांट बना रहे हैं, द फूड सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के कारण उनके अंदर जो खाना बना है उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाता है, इनको भी तो ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? हमने तो कभी हमारी ट्रीज के अंदर, पेड़ों के अंदर ऐसा कोई ब्लड बाहर निकलते नहीं देखा है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। जिस तरीके से हमारे अंदर एनर्जी के अलावा अदर चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रही है, उसी तरीके से फ्लावरिंग प्लांट्स या प्लांट्स के अंदर वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट उसके थ्रू खींचता है, ठीक है। प्लांट्स रूट्स के थ्रू खींचता है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो गए और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हम हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर्स आप देखते रहिए। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि इस ट्रांसपोर्ट के लिए उन्हें एक सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत है, पर प्लांट के अंदर तो कोई दिल या ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, कोई ब्लड नहीं होता है जिसके कारण ये ट्रांसपोर्ट कर सके। देन फिर क्या चीज़ है जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा? तो उसके लिए हमें प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि मेरे दूसरे लेक्चर्स में आपको बिल्कुल मिलेगी। मैंने ये वाला चैप्टर जो है उसे कवर किया है, ओके। सो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वास्कुलर बंडल्स, अब वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। ये भी हमारी प्लांट एनाटॉमी में इसके पहले वाले चैप्टर्स में है, ठीक है, जिसके वीडियोस मैंने अलग से बना रखे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वो वास्कुलर बंडल्स या जाइलम एंड फ्लोएम इन चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इनका ये जो वाटर, मिनरल्स एंड अदर थिंग्स, जितनी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें मिला करके हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को सैप बोलते हैं, ठीक है। जब रूट्स की मदद से मिनरल्स आ जाते हैं प्लांट के अंदर सॉइल में से, और पानी भी आ जाता है, तो पानी, मिनरल्स वगैरह इन सबको मिला करके हम प्लांट के अंदर क्या बोलते हैं? उसे प्लांट सैप, ठीक है, या सैप, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि सैप क्या होता है, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि इसके पूरे के ट्रांसपोर्टेशन को, सैप के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, वाटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स टेक्स प्लेस टू वास्कुलर सिस्टम या वास्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। दिस फेनोमेनन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो स्टूडेंट्स, अब वास्कुलर बंडल में आते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। इसका हम क्विक ग्लैंस मार लेते हैं फटाफट से कि ये एक्चुअली में इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जाइलम क्या क्या होता है? टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स
और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। अब इसको हम आसान तरीके से लर्न रखने के लिए, याद रखने के लिए हम इसको पापा बोल देते हैं। अब पापा क्या करते हैं, हमारे घर में जो मम्मी खाना बनाती हैं तो उसके पहले कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सब्जियां वगैरह ये सब चीज़ें। तो सब्जियां वगैरह ये सब चीज़ें लाने का काम कौन करता है घर में? पापा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? पापा। ठीक है, जितना भी रॉ मटेरियल्स लीव्स को चाहिए खाना बनाने के लिए वो कौन करेगा, कौन ला के देगा? जाइलम ला के देगा। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स रूट्स से कौन लेके आया है? जाइलम लेके आया है। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब यहाँ पर क्या है? सपोज यहाँ पर एक लीफ है, डोंट गो ऑन द डायग्राम स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर ये लीफ है और यहाँ पर ये रूट्स हैं। ठीक है, अलग 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 यहाँ पर प्लांट्स की रूट्स है। अब इसने क्या करा, सॉइल के अंदर से ये वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लिए सारे जाइलम ने। ठीक है, अब इसने क्या करा, ये ले जा करके लीफ को दे दिया। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि ये रूट से दूसरी रूट्स में भी चले गया, स्टेम में भी फैल गया, ये सिर्फ एक ही को जा रहा है। ठीक है ना, एक ही प्लांट पार्ट को जा रहा है, वो है लीव्स। तो ये क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल हो गया। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, नीचे से ऊपर लीव्स के पास में, बस। इसके अलावा इसका और कोई डायरेक्शन नहीं है जाने का। वही नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोएम, या फिर हम इसे मम्मी के नाम से याद रखें। मम्मा क्या करते हैं, हमारे घर में खाना बनाते हैं, खाना परोसने का काम, खाना रखने का काम किसका है? मम्मा का है। उसी तरीके से यहाँ पर प्लांट के अंदर मम्मा क्या हो जाता है? फ्लोएम हो जाता है। ठीक है, टेक प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब के लीव्स ने एक बार जो खाना बना लिया है उसके बाद में अलग 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 पार्ट्स में प्लांट्स के कौन लेके जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा। ठीक है, अब ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये लीव्स से ऊपर अदर लीव्स में, ब्रांचेस में, फ्रूट्स में, इधर नीचे आ गए तो नीचे रूट्स में, स्टेम्स में, सब दूर जाता है। तो ये क्या हो गया है, दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। इसीलिए ये क्या हो गया हमारा? बाई डायरेक्शनल हो गया। नेक्स्ट, मैंने अभी आपको सैप का मतलब समझाया था, उसकी डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी है। व्हेन मिनरल्स एंड वाटर टेकन टुगेदर, जब रूट क्या करती है, वाटर और मिनरल को एक साथ एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद में हमको जो मिलता है वो क्या होता है? सैप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप इन प्लांट्स देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके पहले स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक ही व्हीकल का यूज़ नहीं करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, जैसे खाली हमें मान लीजिए कोचिंग जाना है तो हम टू व्हीलर व्हीकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर हमारे फादर हमें छोड़ देंगे, बैलगाड़ी का यूज़ नहीं करेंगे। वहीं यदि हमें कोई कुछ बड़ा सामान है जो लेकर के जाना है, ठीक है, कूलर की डिलीवरी, अभी जैसे गर्मी बहुत है तो कूलर की डिलीवरीज होंगी। ठीक है, तो वो क्या होगा? ठेले की मदद से होगा। ठीक है, उसके लिए हम कोई बड़ा बस या ट्रक इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। वहीं यदि हमें हमारे चाचा मामा की बारात लेके जाना है तो हम बैलगाड़ी पे या ठेले पे नहीं जाएंगे, वी विल टेक बस फॉर दैट। ठीक है, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। ठीक है, तो वो ये है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब प्लांट के अंदर यदि हम इस चीज़ की बात करें तो कोई भी एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसी कोई गैस या वाटर या मिनरल, ठीक है, जिसका एक जगह पर तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो प्रेजेंट है, वहीं दूसरी जगह पर काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, थोड़ा सा ही प्रेजेंट है। तो जहाँ पर ज़्यादा है से वो कहाँ चले जाएगा? जहाँ पर कम है। कब तक? जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, जब तक दोनों जगह पर बिल्कुल इक्वल अमाउंट में वो मटेरियल प्रेजेंट ना हो जाए। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं गैसियस ट्रांसपोर्ट का, कि सपोज मान लीजिए ये हमारा एक बॉक्स है, बिल्कुल बंद एकदम चारों तरफ। ठीक है, अब क्या हो गया? इसके अंदर हमने यहाँ पर गैस फिल कर दी है इधर की तरफ। ठीक है, तो अभी तो ये पूरा बॉक्स है, पूरा एक है ये। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक सेपरेशन लगा दिया, तो आप देख सकते हो, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ भी एक लकड़ी का लगा करके सेपरेशन। ठीक है, अब क्या हो गया? यहाँ पर तो गैस बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पर तो
बिल्कुल भी गैस नहीं है। अब मैंने इसके अंदर एक छोटी सी स्लिट बना दी, एक छोटा सा छेद कर दिया इसके अंदर। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, इधर से गैस इधर जाना चालू हो जाएगी। कब तक जाना चालू हो जाएगी, जब तक कि दोनों जगह पर लगभग इक्वल अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट ना हो जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसियस मटेरियल्स, मिनरल्स एंड अदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन प्लांट। वाटर के लिए दूसरा टर्म यूज करते हैं हम, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होती है, एक पैसिव प्रोसेस होती है। पैसिव प्रोसेस से यहाँ पर क्या मतलब है कि इसके अंदर कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये बिना एनर्जी के ही काम हो रहा है अपने आप। ठीक है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं डिफ्यूजन को आसानी से समझने के लिए, कि हमने मैगी बनाने रखी है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम मैगी के अंदर नमक डालते हैं, जब वो बनती रहती है पानी के अंदर, तो हम उसे यदि हिलाएंगे नहीं, मिलाएंगे नहीं, स्टर नहीं करेंगे, तभी वो कुछ टाइम के बाद में नमक अपने आप सब जगह पूरी मैगी में मिक्स हो जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैसियस मूवमेंट इन प्लांट्स अकर थ्रू डिफ्यूजन। प्लांट के अंदर गैसियस मूवमेंट से क्या मतलब है, यहाँ पर प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पूरे प्लांट को, उसके एक एक सेल को ही ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो वो किसके थ्रू जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा वो गैस। और ऑक्सीजन जो बन रही है वो बाहर निकालना है सारे सेल्स में से, प्लांट के ही बाहर निकालना है। ठीक है, तो वो काम भी किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ठीक है, तो जितना भी गैसियस मूवमेंट है, गैसेस का जितना भी मूवमेंट है प्लांट के अंदर, वो किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। अब डिफ्यूजन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि क्या क्या फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन के लिए, तभी डिफ्यूजन होगा। तो उसके अंदर सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से यहाँ पर क्या मतलब है, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ही डिफ्यूजन होगा। अगर दोनों जगह पर बिल्कुल इक्वल है तो डिफ्यूजन नहीं होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस होना ज़रूरी है दो अलग अलग जगहों का। ठीक है, कंसंट्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि ज़्यादा है तो गैस जल्दी मूव करेगी, गर्मी है अगर ज़्यादा तो। ठीक है, वही अगर कम है तो धीरे धीरे डिफ्यूजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रेशर। इधर से हमने ज़्यादा प्रेशर लगाया है तो गैस ज़्यादा जल्दी उधर जाएगी, तो अगर ज़्यादा प्रेशर है तो गैस का डिफ्यूजन जो है वो जल्दी होगा। नेक्स्ट होता है पार्टिकल साइज। बिल्कुल, यदि यहाँ पर बड़े बड़े पार्टिकल्स भी मैंने लगा दिए, ठीक है, अब ये इधर जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो जो स्लिट है वो तो छोटी है, तो पार्टिकल उसके थ्रू जा ही नहीं पाएगा। वहीं ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ये आसानी से उधर चले गए थे, तो यहाँ पर पार्टिकल साइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। So students, our next type of diffusion is facilitated diffusion and this is the next mean of transport in plants. ठीक है, अब क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से नहीं जा सकते हैं। जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सेल है। ठीक है, अब ये सेल की मेम्ब्रेन तो खाली इतने छोटे छोटे पोर्स है इसके अंदर, और एक मॉलिक्यूल है इतना बड़ा, तो फिर अब इसको थ्रू कैसे लिया जाए, अक्रॉस कैसे लिया जाए सेल मेम्ब्रेन के। तो इसके लिए जो डिफ्यूजन होता है उसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से यहाँ पर क्या मतलब है कि इसके अंदर एक फैसिलिटी दी गई है। क्या फैसिलिटी दी गई है कि बड़े मॉलिक्यूल्स जो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं जा सकते हैं, वो इस डिफ्यूजन की मदद से जा सकते हैं। अब इस डिफ्यूजन में क्या होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, सपोज अब इसको हम सेल जो मेम्ब्रेन रहती है हमारी, उसका एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं इस तरीके से, ये है सेल की मेम्ब्रेन। ठीक, ये हो गई सेल की मेम्ब्रेन, ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है। अब ये यहाँ पर क्या है, ये ऐसा पूरा सेल है, इसकी एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं हम सेल मेम्ब्रेन का। यहाँ पर एक इतना बड़ा सा प्रोटीन है जो सिंपली इधर से नहीं जा सकता था डिफ्यूजन की मदद से। तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पर इस तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर इस तरीके से छोटे
छोटे छोटे जगह होती है जहाँ पर ये मॉलिक्यूल आ करके इसके थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। और इस तरह के प्रोटीन्स को, ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, पोरीन्स बोलते हैं। पोरीन्स से यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख रखी है, द प्रोटीन्स विच फॉर्म पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरियल सेल फॉर मूवमेंट ऑफ ह्यूज प्रोटीन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब ये वो प्रोटीन्स है जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को अपने अक्रॉस जाने देते हैं डिफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स की सेल को ज़रूरत है। ठीक, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब ज़रूरत है तो बस ये आ गया। अगर यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है और सेल के अंदर ऑलरेडी 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो डिफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ेगी, अंदर इनकी कमी होनी चाहिए तो ही ये इसके अक्रॉस जा सकते हैं, तो ही ये इसके आर पार जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्वापोरिन। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है, अच्छा पोरिन और एक्वापोरिन में क्या डिफरेंस है? पोरिन और एक्वापोरिन में ये डिफरेंस है कि ये जो एक्वापोरिन्स होते हैं ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन करते हैं, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स ही जो पोरिन्स ले जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन बोलते हैं। So students, based on the type of diffusion, it is classified into 3 types। मतलब क्या हो गया है कि अब जितने मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा रहे हैं उसके बेसिस पर हम डिफ्यूजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है, सपोज ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हो गया हमारा स्पेशल प्रोटीन या एक्वापोरिन जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जिसको आर पार जाना है या जिसको इस सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जाना है, सेल के अंदर जाना है। तो जब एक सिंगल मॉलिक्यूल इस प्रोटीन की मदद से सेल के अंदर जा रहा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, यूनिपोर्ट, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसका ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट होता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट से क्या मतलब है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को तो अंदर जाना है बट इसके अंदर वाले मॉलिक्यूल को बाहर आना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर इस मॉलिक्यूल पे बैठ जाएंगे, इस प्रोटीन पे बैठ जाएंगे। ये प्रोटीन अभी ऐसा है, इस तरीके से टर्न हो जाएगा, ये फ्लिप कर जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल अंदर चले जाएगा। मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, उसे हम क्या बोल देते हैं, एंटीपोर्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट के अंदर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स को एक साथ अंदर जाना है तो वो क्या करेंगे, इस साइड पर यहाँ पर बैठ जाएंगे, ये प्रोटीन जो है वापस से फ्लिप कर जाएगा, इस तरीके से टर्न कर जाएगा और ये दोनों मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे। मतलब यूनिपोर्ट में सिर्फ एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जा रहा है, एंटीपोर्ट में एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है तो एक मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पे। और सिम्पोर्ट में 2 मॉलिक्यूल एक ही वक्त पे सेल के अंदर जा रहे हैं। So this is uniport, antiport and symport। So students, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी आगे ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।